दोस्तों आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम मास्टर वीडियो का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हैं जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि अगस्त महीना में 23 तारीख तक आपका जो बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा ले लिया जाएगा, इसलिए अभी से पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, नो ड्रामा नो बकवास, सीधे पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का पहला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। गेस करते चलिएगा आप 30 प्रश्नों में से कितना का जवाब सही करते हैं। पहला प्रश्न है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। सभी को पता है फ्रेंड्स कि 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। तो किस महीना में हुआ था फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवंबर 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखें। चलिए तो सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है, सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, 20%। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में या संवेदना के रूप में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होता है कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्दीपन के रूप में संचित होती है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? गेस करें फ्रेंड्स, कैसी प्रक्रिया है, भौतिक या रासायनिक? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भौतिक प्रक्रिया है। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। इससे संबंधित थोड़ा जानकारी और बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो बिहार में 1922 ईस्वी में गया में अधिवेशन हुआ था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 38वां अधिवेशन था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, किनकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था? तो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है, ये भी जरूर याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकेपुर पटना में 1912 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RN मधोलकर के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल एक बार फिर से सुने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन बांकेपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 27वां अधिवेशन है जो बिहार में बांकेपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? 27वां अधिवेशन। तो किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो RN मधोलकर के अध्यक्षता में हुआ था। जो गया में हुआ था फ्रेंड्स, ये 38वां अधिवेशन था, ये भी जरूर याद रखेंगे। कौन सा था? 38वां अधिवेशन। चलिए तो सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार से संबंधित प्रश्न है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया जिला है जो अग्रणी है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपका है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस से है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है, क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन? एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका है कि निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? देखिए ये भी सभी सवाल है जो किसी ने एग्जाम में पूछा हुआ है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शकरकंद का। शकरकंद क्या है? मुख्य रूप से एक जड़ है। देखिए शकरकंद संग्राहक अंग तना नहीं है, यह क्या है? जड़ है।
चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परागण का अर्थ क्या होता है। तो परागण का अर्थ क्या होता है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। परागण का अर्थ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं कि उपापचय एंजाइम, ठीक है, उपापचय एंजाइम यानी मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए किसमें है जो उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है, कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में या शैवालों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषाणुओं में आपका उपापचय एंजाइम अर्थात मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है कि आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वह किस वंश के अंतर्गत आते हैं। आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग है, किस वंश के अंतर्गत आते हैं, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलेनम। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, सोलेनम। ठीक है फ्रेंड्स, सोलेनम कहीं पे आपको ये भी लिखा रहेगा सोलेंसी। ठीक है, सोलेनम या सोलेंसी एक ही है। चलिए तो सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा। तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या हीराकुंड। दक्षिण भारत का पूछा जा रहा है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा परियोजना। सवाल नंबर 16 को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करिएगा कि ऑक्सीजन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो गेस करें फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है। कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम या यूरिया। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपोस्ट खाद है जो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि थर्मस फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। थर्मस फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। चालन, संवहन या विकिरण या डी में उपर्युक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त तीनों, चालन, संवहन और विकिरण तीनों प्रक्रिया के कारण आपका थर्मस फ्लास्क में जल है वो सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है जो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैट्रिक्स पद्धति है जो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। जबकि व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति तीनों है जो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति है। तो मैट्रिक्स पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, गेस करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात है जो यह विशेषता नहीं है। बाकी आपको प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता है जो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, जबकि आपका प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात विशेषता नहीं है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। गेस करें, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक असमानता। ठीक है, यह शामिल नहीं है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो मानव विकास सूचकांक होता है वो 3 मानकों पर तैयार किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और
आय पे। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक कितने मानकों पर तैयार किया जाता है। तो 3 कौन कौन है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के आधार पर तैयार किया जाता है। यहाँ प्रश्न क्या था कि निम्न से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो सामाजिक असमानता है जो शामिल नहीं है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। गेस करें, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 किलोमीटर है। ठीक फ्रेंड्स, तिब्बत के पठार के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और तिब्बत का पठार किस तरह का पठार है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। पूछा जाता है कि तिब्बत का पठार है जो किस प्रकार के पठार का उदाहरण है, तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ठीक है, तिब्बत का पठार जो विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, और यह जो तिब्बत के पठार समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 5 किलोमीटर है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं कि ज्वालामुखी राख से बनी चट्टाने को क्या कहते हैं। तो जो ज्वालामुखी राख से चट्टान बनती है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टफ कहा जाता है। सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टफ कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, गेस करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाता था। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। गेस करें, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो यह पश्चिम से पूरब घूमता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी भी है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो उसी दिशा में भू स्थिर उपग्रह भी घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब। सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता का प्रावधान है जो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 के ए में है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें। तो शराबबंदी है जो संविधान के किस धारा में निर्देशित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 47 में है। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है फ्रेंड्स, तो गेस करें। आयरलैंड से, ब्रिटेन से, पूर्व सोवियत संघ रूस से, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बारिश का दिन है, बिजली का गरजना, बादल का बरसना, ये सब घटनाएं कौन सा मंडल में होता है, गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं एग्जाम तक आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।